So question number 5 is about rate of reaction. I told you this is also one of the very important topic or hot favorite topic of the exam in 5070. आज स्टूडेंट ऐड लार्ज पीसेस देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लार्ज पीसेस, क्योंकि इससे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एज एन एक्सेस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, जो चीज एक्सेस में होती है उसको चेंज करने से प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होती, जो चीज लिमिटेड होती है उसको चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है। कंप्लीट द इक्वेशन बाय एडिंग द स्टेट सिंबल्स। तो आपको पता है ऑल द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर सिवाय आपके, याद होगा आपको। और गैसेस होती हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी, तो यहाँ आप गैस लिख लें, एक नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद बोल रहा है डिस्क्राइब हाउ द शेप ऑफ द ग्राफ इन फिगर 5.1 shows that the rate of reaction decreases with time। सो भाई जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है आहिस्ता आहिस्ता स्टीप हो रहा है, इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप बता सकते हैं इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वही दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आप लिख सकते हैं द ग्रेडियंट ऑफ द graph decreases shows the rate of reaction decreases। ठीक है भाई। उसके बाद वो बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ कोलेजन थ्योरी व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोलेजन थ्योरी कैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम हो रहा है? फिर इनिशियली आपके पास पार्टिकल ज्यादा होते हैं रिएक्टेंट के, तो वो टकराते ज्यादा हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पार्टिकल्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles decreases with respect to time। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स decreases with respect to time। therefore successful collisions decreases। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप? and rate decreases। ठीक है ना भाई, जैसे जैसे आपके पास जाहिर सी बात है रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, पूरी बात लिख लें तो क्या ही बात है, डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद वो पूछ रहा है भाई द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मास ऑफ पाउडर जिंक इंस्टेड ऑफ लार्ज पीस और ऑल द अदर कंडीशंस आर स्टे सेम, डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों पहले आपने लार्ज पीस की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं? पाउडर यूज कर रहे हैं, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया उसने। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पाउडर फॉर्म ऑफ थिंग increases the overall surface area। ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता है? नंबर ऑफ सरफेसेस अवेलेबल फॉर द रिएक्शन बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ सरफेसेस अवेलेबल फॉर द रिएक्शन increases। ठीक है ना, फिर क्या होता है? चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन increases। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है ना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन फिर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये आ गया सवाल आपके पास एज यूजुअल, एक मोल्स का सवाल तो आपके पास आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन एक तो फैक्ट है कि आएगा ही आएगा। ठीक है ना भाई। सो यहाँ देख सकते हैं एक्सेस जिंक इज एडेड टू 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोल पर डेसीमीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। योर आंसर शुड बी इन टू सिग्निफिकेंट फिगर। भाई तुम लोग ये भूल जाते हो यार, ये देख लिया करो, खुदा का वास्ता बिला वजह का एक नंबर कटवाते हो, बिल्कुल सही करते हो सॉल्व और सिग्निफिकेंट फिगर गलत लिख देते हो। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो भाई, जो आपको गिवन है HCl के मोल्स निकाल लो, वॉल्यूम गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। खुदा का वास्ता है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, गैस वाला। आप लोग डिवाइड बाई 24,000 कर देते हो, बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं। भाई ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है ना यार, HCl एक्वस सॉल्यूशन है, इसका ये गैस नहीं है प्लीज। तो आप क्या लगाओगे? कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 0.400, वॉल्यूम है 16 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप चेक कर सकते हैं कि आंसर आ रहा है आप लोगों के पास भाई, आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.400 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 1000। तो 0.0064 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो अब तुम लोग बोलोगे इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है। गौर से देखो सवाल पूरा पढ़ो, इस सवाल में आपको इक्वेशन मिलेगी, ये रही। HCl और हाइड्रोजन का रिलेशन दिया हुआ है उसने, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, सवाल में होती है वो पीछे देता है शुरू में, ताकि आप डिस्टर्ब हो, वो चाहता है आपको डिस्टर्ब हो। अगले पेज पे दिया हुआ है उसने आपको।
मतलब सॉरी पिछले पेज पे, तो टेंशन नहीं लेनी, आप पीछे देख ले, मिल जाएगी आपको इक्वेशन, ठीक है ना। और फिर HCl और हाइड्रोजन का जो रिलेशन है वो बना लें, 2:1। फिर कि आपके पास 0.0064 मोल्स है, तो ये कितने होंगे x, इसको आप क्या करा देंगे भाई, डिवाइड बाई 2, तो आपके पास ये मोल्स आ गए 0.0032। आपको वॉल्यूम चाहिए इन डेसीमीटर क्यूब, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में चाहिए होता है तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई कराते हो 24 से, तो 0.0032 मल्टीप्लाई बाय 24 कराओगे तो भाई क्या आंसर आ जाएगा, 0.0768 आंसर आ रहा है, बट यू नीड टू आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका एक नंबर है भाई, प्लीज इसको याद रखिए, अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो ये बन जाता है 0.077, एंड दिस इज द राइट आंसर, सिंपल एज दिस, राइट। उसके बाद ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भाई, इतना सा चैप्टर है एनर्जेटिक्स, इतना सा, और दोनों चीजें उसने पेपर में पूछी हुई हैं, आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, बता भी रहा है वो सब कुछ। द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सोथर्मिक, बात खत्म हो गई। प्रोडक्ट आएगी नीचे, रिएक्टेंट आएगा ऊपर, चाहिए। कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे, द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कोशिश करो कि उसने बोला है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो वैसे तो इस चीज का नंबर मिल जाता है, लेकिन आप लिख दें जिंक प्लस HCl, और यहाँ बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, लिख दें तो अच्छी बात है। इसको आप कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, ये कनेक्ट कर दिया आपने। सेकेंडली, लेबल एरो फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है भाई, रिएक्टेंट से ऐसे लाइन खींच लो, कोई मसला नहीं है, बाद में मिटाना चाहो तो मिटा भी सकते हो, और अगर नहीं भी मिटाओ तो भी कोई मसला नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा लेना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और आपके पास इंथैल्पी चेंज क्या होती है भाई, इंथैल्पी चेंज आपके पास, इसको भी पूरा लीजिएगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ तक चाहिए। तो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और एक्टिवेशन एनर्जी का हेड जो होता है इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द वन जो कि प्रोडक्ट साइड है, उस तरफ आप करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी देर लगेगी, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे भाई इसके। देन आपके पास बेहद मरतबा आप लोग सवाल पूछते हो, किसका, आप लोग सवाल पूछते हो कैटायन और एनायन के बारे में, दैट इज टू बी लर्न, राइट, ये याद होना चाहिए आपको। इफ यू टॉक अबाउट पेपर 2 या थ्योरी का पेपर में, आपको लाजमी लाजमी याद होना चाहिए। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन व्हेन मेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक। भाई आपको याद होना चाहिए, जिंक एल्युमिनियम और कैल्शियम व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, सिंपल, आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सेस अमोनिया अगर आप ऐड करते हैं तो भाई जिंक भी इंसॉल्युबल है, सॉरी एल्युमिनियम भी इंसॉल्युबल है और कैल्शियम भी इंसॉल्युबल, सिर्फ जिंक दोनों में सॉल्युबल होता है, तो आप लिख सकते हैं सॉल्युबल इन एक्सेस, और जब सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या देगा भाई, एंड गिव कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे आर आस्किंग डिस्क्राइब हाउ द प्योर सैंपल ऑफ ड्राई क्रिस्टल ऑफ जिंक क्लोराइड आफ्टर रिएक्टिंग एक्सेस, देखो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर रिएक्टिंग एक्सेस जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपने जिंक को एक्सेस डाला है। जब आपने जिंक को एक्सेस डाला है तो पहले तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, रिमूव एक्सेस जिंक बाय फिल्ट्रेशन, आप चाहें तो फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, फिल्टर द एक्सेस जिंक, कोई मसला नहीं है, वो भी चलेगा, ठीक है। जब ये आप रिमूव करेंगे तो आप क्या करेंगे, हीट द फिल्ट्रेट, वही वाली बात, हीट द फिल्ट्रेट टिल सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना भाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, पूरा आपने क्रिस्टलाइजेशन लिखनी है इसके अंदर, फिर क्या करोगे, वॉश द crystals with cold distilled water and then put the crystals between filter paper. Put the crystals between फिल्टर पेपर। आप यकीन करें नंबर तो आपको दो, जो 3 नंबर का ये सवाल है ना, 3 नंबर तो आपको शुरू वाली 2 लाइनों में ही मिल गए, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप पूरा कीजिए इसको, कोई मसला नहीं है, समटाइम ड्राइंग का भी 1 नंबर होता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू जो कि 17 मार्क्स का था, अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी रयान बोलिए बेटे। सर बाकी तो याद कर लिए वो, जैसे ये जो कैट और टेस्ट था, लेकिन सर ये मुझे समझ नहीं आता, ये एक्सेस वाली भी चीज याद करनी है, क्योंकि वो लिखा था ना सॉल्युबल इन एक्सेस, इनसॉल्युबल इन एक्सेस, इस चीज को भी फोकस करें। सॉल्युबल एंड एक्सेस बिल्कुल याद रखना है आपने भाई, अगर आपने दो याद कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है, पहले तो जो आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं वो
प्रेसिपिटेट्स के लिए होता है, और जब आप एक्सेस ऐड करते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी के लिए होता है। तो दोनों चीजें याद करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। ज्यादातर इसी तरह के सवाल आते हैं 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए प्रेसिपिटेट्स और 1 नंबर के लिए सॉल्युबिलिटी। तो जरूर याद करें आप दोनों चीजें। नहीं सर, बस ये एक्सेस वाला समझ नहीं आ रहा था, बाकी तो याद कर लिया था। ठीक हो, गुड जॉब। जी जवाब। सर आई वांटेड टू आस्क कि कभी क्वेश्चन में हमारे पास लाइंस में हमारा आंसर फिट ना आ रहा हो, तो हम उसे नीचे वाइट ब्लैंक स्पेस में लिख सकते हैं पेपर में आंसर में। बिल्कुल लिख सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा QR कोड से टच ना हो, आप नीचे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके सर। जी ईमान। सर टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते भाई। टाइम इंक्रीज होता तो है आप तो रेट ऑफ रिएक्शन कम पहले का होता है, पार्ट इनवर्सली होते हैं। जो जो बी का पार्ट 2 था, तो वो कैसे आपने सॉल्व करवाया? बी का पार्ट बी का पार्ट 2। बी का पार्ट 1। बी का पार्ट 2। बी के पार्ट 2 के अंदर हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब टाइम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं। रेट नहीं लिखा मैंने यहाँ का, ठीक है ना? टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर सक्सेसफुल कोलिजन डिक्रीज एंड रेट डिक्रीज। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं विद इंक्रीज टू टाइम, मर्जी है आपकी। मैंने तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा, टाइम के हिसाब से। अगर आप देखें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वैसे ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं। सही। जी। जी सारा बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैचुरेशन पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट में क्या फ़र्क है? सेम चीज है, कोई मसला नहीं है। आप सैचुरेशन पॉइंट लिखना चाहें सैचुरेशन पॉइंट लिखें, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट लिखना चाहें वो लिखें, कोई प्रॉब्लम। सही। जी कायनात। सर मुझे पार्ट ई में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। जी जी बोलें। जो सेकंड पार्ट है ना जिसमें सॉल्युबल एंड एक्सेस लिखा हुआ है, तो एक्वस अमोनिया, व्हाई इज इट सॉल्युबल? एक्वस अमोनिया सॉल्युबल नहीं है, जिंक के आयन इसके अंदर सॉल्युबल हैं। और अगर मैं उसका रीजन आपको बताने जाऊंगा तो ये बहुत आगे की बात हो जाएगी, जो कि शायद आपको नहीं पता। ये बात फिर A2 लेवल तक केमिस्ट्री के लिए जाएगी मुझे। सर ये हमें सिर्फ याद करना है फिलहाल। अभी आप O लेवल्स में हैं और IGCSE में, तो अभी इसको फिलहाल आप याद करें। और जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर इसके रीजंस आपको मिल जाते हैं कि ये कैसे सॉल्युबल होगा। कॉम्प्लेक्स बना लेते सही हैं है सर। के साथ ही। ठीक है। ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।